गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था और एक पॉइंट रह गया था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। तो एक पॉइंट जो छूट गया था आपका वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे भी मैंने आपको बताया भी था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है ना। किसी भी सेल के स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम एक ट्री का एक लीफ ले ले और लीफ का हम सेक्शन काट ले, ठीक है ना। तो सेक्शन अगर काट करके उसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, तो वहां पर हमको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। मैं इसे थोड़ा सा और कट करके आपको सेक्शन दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह का लीफ में, ये आपको लीफ की आउटर कवरिंग दिखेगी। हम इसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द लीफ इज कॉल्ड क्यूटिकल, जिसे हम आसानी से टच कर सकते हैं और वो बिल्कुल हमारे स्मूथ होती है, हमें साफ साफ आंखों से दिखाई भी देती है, बिल्कुल स्मूथ लेयर होती है। दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। और नेक्स्ट उसके बाद की जो लेयर होती है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो आउटर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है ना। आउटर कवरिंग अगर कहा जाए तो वो आप कहेंगे क्यूटिकल, और आउटर लेयर कहा जाए तो वो आप क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। इसके बाद कुछ बड़ी बड़ी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं, और इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इन सबका। ईच सेल है इंडिविजुअल न्यूक्लियस। तो सभी सेल्स में क्या होते हैं, इंडिविजुअल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और इन न्यूक्लियस के अराउंड में, सराउंडिंग में आपको मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनलीज दिखाई देंगे, और दीज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनलीज इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो इन्हीं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ होता है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको लीफ का सेक्शन काट के दिखा दिया, और ये इस छोटे से स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर लार्ज साइज में करके दिखा दिया कि ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। तो अब मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ और उन्हें आप याद रखिएगा। These are small organelles present in plant. These are small organelles present in plant. They have chlorophyll. ठीक है ना। इनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल। That absorbs sunlight for photosynthesis. तो क्या लिखा मैंने, देखिए मैंने ये लिखा है कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, वो स्मॉल ऑर्गेनली होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनली होते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लोरोफिल होता है इनमें, दे हैव क्लोरोफिल होता है, दैट एब्जॉर्ब, ये देखिए क्लोरोफिल का फंक्शन भी मैंने लिख दिया है, दैट एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जो भी नेसेसरी एसेंशियलिटी पड़ती है, वो कहाँ से आप पूरी होती है, वो कौन करता है, वो क्लोरोफिल पूरा करता है। कैसे, एब्जॉर्ब करके सनलाइट से, सनलाइट, ठीक है ना, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट अगेन मैं, स्मॉल, दीज आर द
Small organelles present in plant, they have chlorophyll that absorbs sunlight for photosynthesis. Okay, तो ये हो गया क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपका जो मैंने दो पार्ट्स बताए थे न्यूट्रिशन के, एक था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें आपको एक ही चीजें पढ़नी थी, वो था फोटोसिंथेसिस, और ये कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सिर्फ एक एग्जांपल है और वो है प्लांट्स। ओके, अब हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वो उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी थी, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड के लिए अगर किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं तो हम इस टाइप के न्यूट्रिशन को या इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए इसके 3 टाइप्स हैं, तो यहाँ हम 3 टाइप्स भी इसके बना देते हैं, ठीक है। एक चार्ट बना रहे हैं, चार्ट से आपको हर चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इसका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। It is the first type of heterotrophic mode of nutrition, saprophytic nutrition. Then parasitic nutrition, parasitic nutrition, okay, and at last holozoic nutrition, holozoic nutrition, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड हैबिट्स, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड या हैबिट्स के लिए डिपेंड करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दीज आर 3 टाइप्स होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए हम इसके डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वेल, that nutrition in which organism obtain their food from dead and decaying matter, dead and decaying matter, ठीक है ना। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डीकेइंग मैटर से लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या मैंने बताया, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन, दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग
मैटर। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर का मतलब होता है जो सड़े गले मैटर्स होते हैं, जो सड़े गले सब्सटेंसेस होते हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उनसे अपना फूड ले रहा है तो दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है और फंजाई करता है। बैक्टीरिया और फंजाई आपको पता है सड़ी गली चीजों पर रहते हैं और उन्हें और भी ज्यादा क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं और भी ज्यादा उन्हें ब्रेक कर देते हैं। तो ये काम करता है बैक्टीरिया और फंजाई। सो इट्स एग्जांपल इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? ठीक है, दैट न्यूट्रिशन in which organism obtain their food from other organism without killing them, without killing them, without killing them। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल टीनिया, सोलिया, मॉस्किटो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए। देखिए आप, मॉस्किटो क्या करता है? हमें हार्म पहुंचाता है ना, मॉस्किटो हमें हार्म पहुंचाता है और उसके साथ में हमें किल नहीं करता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है उसको सक कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा मॉस्किटो, एंड टीनिया। ठीक है, मैं टीनिया के बारे में भी अभी बताती हूँ। देखिए पहले क्या लिखा है डेफिनेशन, दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, इसमें क्या है? कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेगा फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से, अदर ऑर्गेनिज्म से लेगा विदाउट किलिंग देम, बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे, मतलब बिना किल किए उससे अपना फूड लेगा। तो इससे क्या होगा कि उसे किल तो नहीं करेगा लेकिन उसे हार्म पहुंचाएगा। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है, ठीक है, और उससे अपना फूड लेता है, ठीक है। तो मॉस्किटो और टीनिया बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका। मॉस्किटो और टीनिया क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला एक एनिमल है, बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट एनिमल है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और हमारे इंटेस्टाइन का जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको सक कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो वो ये सारी प्रॉपर्टी होती है। ये टीनिया की एकदम लेटेस्ट और नया आपके अभी तक आपने नहीं सुना होगा, तो ये टीनिया के बारे में आप जानिए। मॉस्किटो के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? विदाउट किलिंग देम। आप डेफिनेशन में इसे बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, ठीक है ना, विदाउट किलिंग देम। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये दोनों न्यूट्रिशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दैट न्यूट्रिशन it involves ingestion, digestion, absorption
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये इन सारे मतलब होलोजेनिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, नॉर्मल चीजें, जैसे हमने क्या किया, फूड को लिया, इनटेक किया, तो इनटेक करने वाली जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इंजेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि फूड का डाइजेशन होता है, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। और नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमने फूड लिया है वो इंटेस्टाइन में गया, तो इंटेस्टाइन से उससे न्यूट्रिशन को क्या होगा, हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद क्या है कि जो भी हम इनटेक करे रहते हैं, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को निकालना, ठीक है ना, एक्सक्रीट करना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में सेम वही प्रोसेस होती है। तो अगर पूछा जाए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर हम लोगों में किस टाइप का या किस मोड का न्यूट्रिशन होता है, तो हम क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेसेस होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमन, हम लोग होते हैं, और इसके साथ में एनिमल्स में भी होता है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, उन सब में सभी में सेम प्रोसेस होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। आप याद रखिएगा इसको, बिल्कुल रेगुलर रेगुलर ऑर्डर में आप याद रखिएगा। जो सबसे पहले होता है, इंजेशन सबसे पहले होता है, डाइजेशन आफ्टर दैट, एब्जॉर्प्शन देन आफ्टर, और उसके बाद एसिमिलेशन जो कि होता है सबसे बाद में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं पूरा रिवीजन कर देती हूँ, क्या मैंने बताया था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो प्लांट से अपना फूड या फिर खुद जो है प्रोड्यूस नहीं करता है, खुद वो उससे बना नहीं पाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो डिपेंड करता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। saprophytic nutrition, that nutrition in which organism obtain their food from dead and decaying matter. Dead and decaying matter it means सड़े गली चीजों से, सड़े गले सब्सटेंसेस से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं, that is called saprophytic nutrition. Example, bacteria and fungi. Parasitic nutrition, that nutrition in which organism obtain their food from other organism. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, बट खास बात क्या है, विदाउट किलिंग देम, उन्हें बिना किल किए। एग्जाम्पल, मॉस्किटो एंड टीनिया, ठीक है। इट इज टीनिया क्या है, इट इज प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन, ओके। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोगों का जो मेथड है वो वही मेथड इस पे प्रेजेंट होता है। और एग्जांपल हम ही लोग ह्यूमन, एनिमल्स, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आपका ये मेथड कंप्लीट हो गया। बट अब हम न्यूट्रिशन अभी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे अब हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो मतलब हम अपनी ही बॉडी का न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है वो मेथड देखते हैं, ओके। देखिए, हम आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले आपको फिगर दिखा देते हैं, ठीक है ना। फिगर से चीजें आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको नोट्स, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जिन पर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस समय। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, ठीक है ना, और एसेशन रीजन के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये आपको जो फिगर आपकी स्क्रीन पर है, ये कैसा फिगर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है। इसमें सबसे पहला देखिए, आपको फिगर में सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है? आपको सबसे पहला पॉइंट आपको जो अटेंटिवली आप इसको बहुत ही क्लियरली फोकस करिए, आपको सबसे पहले माउथ दिख रहा है, ठीक है। माउथ, माउथ में आपको देखिए, मैं माउथ के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। जैसे माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं? माउथ में होता है टीथ, टंग, ठीक है। तो माउथ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल क्या होता है? वो हमारे फूड को क्या करता है? इनटेक करता है, इंजेशन करता है। तो इट हेल्प्स इन इंजेशन या इनटेक ऑफ आवर फूड, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए माउथ के लिए क्या हो जाएगा कि इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ आवर फूड, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम टीथ को लेकर के चलेंगे। तो देखिए टीथ क्या करता है? इट ब्रेक करने का काम करता है फूड को। तो ठीक है ना, हम ये क्या लिखेंगे? इट ब्रेक्स द फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल्स को क्या करता है? ब्रेक करता है। उसके बाद बात आती है टंग की। तो टंग क्या करता है? ये हमारे फूड को ये फोल्ड करता है और उसके बाद मतलब काफी मिक्स करता है, ठीक है ना। ये मिक्स करता है, फैलाता है, श्रिंक करता है, इस तरीके से इसका काम होता है। और इसके काम में हेल्प करने का जो भी काम होता है, ग्लैंड साथ में होती है। देखिए सेकंड पॉइंट में आपको फिगर में दो जगह पर, आपको दो प्लेसेस पर ये देखिए मार्क किया गया है, ऊपर और नीचे साइड में। माउथ के आपको अपर और लोअर साइड में देखिए सलाइवरी ग्लैंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है कि जो भी माउथ में फूड जब भी आता है तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सलाइवा। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रोड्यूसेस सलाइवा, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है? सलाइवा हेल्प द फूड फॉर मिक्सिंग, मिक्सिंग के लिए वो हेल्प करता है। बिकॉज सलाइवा सिक्रेट्स या सलाइवा में क्या होता है? एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। ये क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज इट इट स्टार्च को क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज पहले मिक्स करता है। हम जो फूड इनटेक करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। मीन्स हम जो फूड इनटेक करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जैसे ही वो सलाइवरी एमाइलेज से मिलता है सलाइवा के थ्रू, तो क्या होता है? वो हमारे लिए वो बन जाता है शुगर में, ठीक है। तो स्टार्च कन्वर्टेड इनटू sugar with the help of salivary gland that secretes saliva, and saliva in saliva salivary amylase enzyme present। मैंने क्या बताया? salivary gland एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। वो हमारे फूड के साथ मिक्स होकर के शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके बाद की बातें हैं। जैसे इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए एक बहुत ही लॉन्ग पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये लॉन्ग पाइप स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ओइसोफेगस। क्या है ये? ओइसोफेगस है, ठीक है ना। तो ओइसोफेगस का काम क्या होता है? इसे हम वुड पाइप, इसे हम नॉर्मल पाइप भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये हमारा विंड पाइप भी कहलाता है क्योंकि यहीं से हवा भी, एयर भी पास होती है। और साथ में फूड पाइप भी कहलाता है बिकॉज यहाँ से एयर एंड फूड बोथ आर पास्ड फ्रॉम द ओइसोफेगस। ओके, तो ओइसोफेगस में क्या होता है? ओइसोफेगस का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो माउथ से स्टमक तक फूड को ले जाने का काम कौन करता है? ओइसोफेगस करता है विद द हेल्प ऑफ अ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? जिस मूवमेंट से फूड नीचे लोअर साइड में स्टमक तक आता है, ठीक है। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मैं आपको पॉइंट्स में अभी क्लियर लिख भी दूंगी, ठीक है।
तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, इस पर फोकस करना पड़ेगा कि ओसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है जिस मूवमेंट से फूड जो होता है वो स्टमक में जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग होता रहता है। मींस मसल्स क्या होती है, फोल्ड और अनफोल्ड होती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए ओसोफेगस के ठीक नीचे आपको एक नया स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि है क्या है, स्टमक है। ठीक है ना, आपको क्लियरली दिखाई देगा जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, इंग्लिश अल्फाबेट का जे शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पर, इसमें भी मैं आपको बता दूं सबसे लास्ट में, उसके बाद आपका फूड जो आएगा ओसोफेगस से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, वो स्टमक में आ जाएगा। और स्टमक जे शेप्ड होता है। स्टमक में 3 गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं, और गैस्ट्रिक जूसेस में 3 सप्लीमेंट्स या हम कहें कि 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। और वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है HCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है ना, HCl के बाद आपको दिखेगा पेप्सिन, और पेप्सिन के बाद आपको म्यूकस। तो ये 3 पॉइंट्स है, स्टमक सीक्रेट्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। बिल्कुल फोकस करते चलिए, स्टमक में सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलो। अभी मैं आपको नोट्स में भी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बट फिगर में आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फूड आपका कहाँ कहाँ होकर के जाता है, और उन सारे ऑर्गन्स, वो सारे ऑर्गन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने अभी अभी बताया कि स्टमक में 3 चीजें सीक्रेट होती है, कौन कौन सी, HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और HCl का फंक्शन क्या होता है, HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड। तो फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, HCl करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट किल्स द आउटर साइड के जितने भी बैक्टीरिया जो फूड में होते हैं, इट किल्स द जर्म्स ऑफ द फूड। ठीक है ना, ये सारे के सारे जर्म्स को किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैंने बोला ना स्टमक सेकंड क्या सिक्रेट करता है, पेप्सिन सिक्रेट करता है। तो पेप्सिन का क्या काम होता है, सबसे पहली चीज, पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, इट इज एन एंजाइम एंड इट ऑलवेज वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो ये हमेशा एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो इसीलिए HCl पहले सिक्रेट होता है ताकि वो क्या कर सके, सो दैट इट प्रोवाइड्स मीडियम एसिडिक, तो वो एसिडिक मीडियम पेप्सिन को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अब पेप्सिन सिक्रीट होगा, और पेप्सिन का काम क्या होता है, वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। फूड में जितनी भी प्रोटीन होती है उसको ये ब्रेक करता है। ठीक है ना, और ब्रेक करता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। इट मींस पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या सिक्रेट करता है स्टमक, म्यूकस। म्यूकस क्यों सिक्रेट करता है, देखिए म्यूकस के बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सिक्रेट करने का, क्योंकि आपको भी अभी मैंने बताया कि स्टमक में HCl सिक्रेट होता है, और आपको पता है कि HCl एक एसिड है, और क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होता है कि हमारी स्टमक की वॉलों के लिए भी हार्मफुल होता है, स्टमक की वॉल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो अगर HCl, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअसली सिक्रेट होता रहता है, तो हमारी स्टमक की वॉल्स डैमेज हो सकती हैं। इस डैमेज से हमें सेफ रखने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है। और म्यूकस क्या होता है, ये लाइनिंग, जो स्टमक के वॉल की लाइनिंग होती है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो इतनी बातें मैं आपको अब नोट्स में लिखवाती हूँ, और एकदम क्लियरली आप इसे समझिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने माउथ के बारे में बताया था, फिर टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, इट सीक्रेट्स सलाइवरी एमाइलेज। फिर मैंने ओसोफेगस के बारे में बताया कि ओसोफेगस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड अब बात आती है स्टमक की, और स्टमक में मैंने आपको 3 चीजें सिक्रेट करने के लिए बताया, HCl, गैस्ट्रिक जूस जो होता है जिसमें पेप्सिन होता है, और म्यूकस।
ओके, तो अब आपको इतने पॉइंट्स आप देखिए, पहले इतने पॉइंट्स मैं लिखवाती हूँ, फिर नेक्स्ट आपको लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, देन इंटेस्टाइन के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करूंगी। ओके, तो अब चलिए फिर से तो फर्स्ट मैंने सबसे पहले, अब मैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, फर्स्ट माउथ। हाँ, तो माउथ का क्या फंक्शन है? इट इनटेक फूड। ओके, अब माउथ में क्या होता है? टीथ है, तो सबसे पहले आप टीथ, इट ब्रेक्स द फूड पार्टिकल्स, it breaks the food particles. Okay, next tongue, tongue, ठीक है। it mix the food with saliva, saliva, ठीक है। यहीं पर मैंने आपको क्या बताया था? सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो टंग जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड होती है, तो हम यहीं पे लिखेंगे एट दिस salivary gland is present, salivary gland is present that secretes saliva and saliva has salivary amylase enzyme, salivary amylase enzyme। ओके ओके, तो ये देखिए, आप याद रखिएगा कि मैंने क्या लिखा। टंग सलाइवा के साथ में फूड को क्या करता है? वो मिक्स करता है, और यहीं पर आपको सलाइवरी ग्लैंड एक ग्लैंड होती है, और जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो क्या करती हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन उनका काम होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड भी सिक्रीट करता है, क्या करता है? सलाइवा करता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट दैट सिक्रीट्स सलाइवा, एंड सलाइवा हैज सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का क्या काम होता है? यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, सलाइवरी एमाइलेज reacts with starch, salivary amylase reacts with starch and converts into सिंपल शुगर, ठीक है। इसे सिंपल शुगर में ये कन्वर्ट करता है। ओके, इसे मैं इक्वेशन से भी दिखा सकती हूँ, इसे मैं एक इक्वेशन से भी दिखा सकती हूँ। देखिए, इक्वेशन से और क्लियर हो जाएगा ये।
स्टार्च जो हम फूड इनटेक करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। जैसे ही वो सलाइवरी एमाइलेज से रिएक्शन करता है, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद सलाइवरी एमाइलेज और चेंज करता है शुगर में, ठीक है। तो स्टार्च प्लस सलाइवरी एमाइलेज इज इक्वल टू शुगर, ठीक है, ये शुगर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस it is taking food from mouth to stomach by peristaltic movement, peristaltic मूवमेंट। इस मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओइसोफेगस में इस टाइप का मूवमेंट पाया जाता है। ये मूवमेंट क्या होता है, जैसे आप सपोज करिए आपका फूड यहाँ पर है और ये आपका ओइसोफेगस का पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, फिर इस जगह पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने पर क्या होगा, ये श्रिंक करेगी वॉल और यहाँ की वॉल क्या करती है, स्वेलअप करती है, ठीक है। तो ये फूड क्या होता है, जहां पर स्वेलअप करेगा फूड आगे बढ़ेगा, श्रिंकिंग होगा और स्वेलअप होगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरी ओसोफेगस की वॉल में चलता रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से फिगर दिखता है आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, ठीक है। तो ये आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का फिगर है। ये मूवमेंट के बारे में आपके एग्जाम में आ चुका है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस ऑर्गन में पाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि ओसोफेगस में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, फूड को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ओके। और ओसोफेगस को मैंने अभी बताया, ओसोफेगस इज आल्सो नोन एज, इसे हम और क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज विंड या फूड पाइप, विंड और फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज बोथ आर पास्ड फ्रॉम दिस पाइप, दोनों ही दिस पाइप मतलब इस पाइप से दोनों ही ओसोफेगस से पास होते हैं, ठीक है ना। ये पैसेज होता है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टमक के बारे में और स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप इसको रिवीजन करिए और अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ओके।